ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर AHDP के स्टूडेंट्स के लिए आज गाइनोकोलॉजी का हमारा लास्ट जो है चैप्टर के लास्ट कुछ टॉपिक हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म का हमारे पास डेट आ चुकी है और आजकल में आपके पास में इसका पूरा काका पहुंच जाएगा। तो अब आपके पास में टाइम जो है वो 4 दिन ही हमारे पास बीच में बचेंगे और इवन 3 दिन ही बचेंगे, 5 से तो एग्ज़ाम है। तो आप इसको पढ़ें अच्छी तरह से। तो आज बस ये जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये मिड टर्म का हमारा कोर्स कंप्लीट है, फर्स्ट मिड टर्म का। तो इसमें हमने ये जो स्पर्म आनुवंशिकी विकार जो है, हमने कल के लेक्चर में हमने डायडम इफेक्ट हमने देखा था कि किस तरह से इसके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पाउच में विकार होता है, जिससे ये फर्टिलाइजेशन सही सारा कुछ होते हुए भी अगर फर्टिलाइजेशन होता है, पहली बात तो ये निषेचन हो नहीं पाता। अगर होता है तो दिक्कत आती है, तो ये हमने कल पढ़ लिया। इसके बाद में नॉब्ड स्पर्मेटोजोआ, ये भी हमने देख लिया। ये क्या होता है, इसकी परिभाषा को ध्यान से पढ़ लें। शुक्राणुजन क्रिया के दौरान गोल्गी काय में किसी अप्रभावी जीन के कारण लिंग संलग्नता से एक्रोसोम में विकार, एक्रोसोम टोपी, इस प्रकार विकार में एक्रोसोम एक केंद्रिक अक्षीय व असाधारण मोटाई का हो जाता है। ये भी हमने कल हमारे डायग्राम में इसको अच्छी तरह से हमने देख लिया था। नॉब्ड जो है वो स्पर्म, ये डायग्राम देख लिए थे। ये मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हैं स्ट्रक्चर जो हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। और इसके बाद में जीन और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में भी हमने क्रोमोसोमल एबिरेशन, जीन ट्रांसलोकेशन एंड जीन इन्वर्जन, ये हमने तीनों कल आपको समझा दिए थे कि ये क्या होते हैं। अबरेजन में तो स्ट्रक्चर जो है वो इसकी चेंजेज होते हैं। इसमें क्रोमोसोमल या तो क्रोमोसोम गेन है या लॉस है, तो ये जो एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा वो बन जाता है। तो जीन ट्रांसलोकेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ट्रांसलोकेशन का मतलब ये है ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरी लोकेशन पे चले जाना, ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या करता है, जो टुकड़ा उसका ब्रेक होता है क्रोमोसोम का, वो जीन का, वो दूसरे क्रोमोसोम पे जा कर के अटैच हो जाता है, या क्रोमोसोम का टुकड़ा ही उस पे जा कर के अटैच हो जाता है दूसरे क्रोमोसोम। तो इसको जीन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये भी कामयाब नहीं हो पाते। उसके बाद में जीन इन्वर्जन, ये हमने आपको कल बताया था कि रिवर्शन हो जाता है, रिवर्स हो गया, उसका उल्टा हो जाता है। ये जैसे डायग्राम मैंने आपको बताया था 139 पे, ये डायग्राम बहुत सुंदर दिखा रखा है। देखिए आप, इसका बिल्कुल उल्टा क्रॉस देखेंगे आप, तो ये इसमें इन्वर्जन हो जाता है, या इसको हम यूँ कहें रिवर्जन हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये भी कामयाब नहीं हो पाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। और इसके बाद में क्रिप्टोर्किडिज्म हमने कल देखा, वन साइड एक और मोनो और डाई और बाइलेटरल, ये भी कल हमने देख लिया था। इसके बाद में ये हमने डायग्राम आपको बता दिए थे, स्टरलाइजिंग टेल स्टम्प और डैग डिफेक्ट या डग डिफेक्ट, ये भी कोइल्ड जो है वो स्पर्म का मुख्य भाग एकदम गुच्छे जैसा हो जाता है। और ये कारण इसका है सेमिनल प्लाज्मा
में जिंक की अधिक मात्रा का हो जाना, इससे के कारण ये विकार इसमें आता है। जिंक का ज़्यादा, अंडरलाइन कर लेना इसको, कल भी मैंने आपको शायद उसमें बताया था। स्यूडो ड्रॉप डिफेक्ट, तो ये देखिए मिड पीस जो है इसमें देखिए आप गांठ टाइप एक लगी हुई है, ड्रॉप बनी हुई है, मध्य भाग गोल व लंबा तथा मोटा हो जाता है, जिसके कारण स्पर्म की गतिशीलता पर असर पड़ता है। इसके बाद था क्रक स्क्रू या क्रूक स्क्रू डिफेक्ट, तो ये सांप की तरह से बल खाते हुए स्क्रू की टाइप में बन जाता है। नेक्स्ट जो हमने इसमें लक्षण हमने सारे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिकुलर डीजनरेशन यानी कि हवास हो जाना इनका, टेस्टिस का यानी कि धीरे धीरे शनै शनै करके ख़त्म होना हवास, तो इसके भी हमने ये कारण सारे देख लिए थे। क्या क्या कारण थे? तापमान में बदलाव, रक्षण, रक्त संचारण में रुकावट, अगर रक्त सप्लाई ख़त्म हो गई, कम हो गई, तो उसमें जो है इसका हवास हो जाता है। रेडिएशन, मैंने आपको कल अच्छी तरह बताया था कि रेडिएशन जो है वो इसमें ज़्यादा बार बार जो एक्सरे के जो एक्सपोज में आते हैं तो उनमें भी ये विकार आ जाता है। हार्मोनल कॉज कल हमने देख लिया था कि टेस्टोस्टेरोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हाइपोथैलेमस में अगर कोई जब ट्यूमर हो जाता है तो इन आपको पता है गोनेडोट्रोप्स वहीं से आते हैं। हमने शुरू में हमने पढ़ लिया, गायनोकोलॉजी का मेन भाग है। तो गोनेडोट्रोपिक जो स्त्राव है या स्क्रीशन है उसमें रुकावट आ जाती है। तो ये गोनेडोट्रोप्स कौन से हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये इनका स्रावन जो गड़बड़ा गया, इससे पशु मोटा हो जाता है और स्टीरॉयड के ज़्यादा स्रावन से वृक्षण का आभास हो जाता है। स्टीरॉयड के ज़्यादा स्रावन से दूध भी कम होता है, ये भी आपको पता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था एज में। फिर उसके बाद में संक्रामक रोग हमने देख लिए थे सारे, और आहार में अंडर फीडिंग, कम देना, ज़्यादा देना, और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। पॉइजनिंग के बारे में हमने जान लिया था। और ट्यूमर अगर हो जाए तो भी इसमें टेस्टिस का हवास जो है वो हो जाता है वृक्षण का। तो इसमें कितना है, माइल्ड है, सीवियर है, ये इस पर डिपेंड करेगा। सेमिनिफेरस नलिकाएं, उनकी एट्रोफी हो जाना, सेम ही वही हवास हो जाना, एट्रोफी छोटे हो जाना के कारण वृक्षण का आकार छोटा हो जाता है। तीव्र एक्यूट अवस्था में वृक्षण सूज जाते हैं। अगर मान लो एकदम से कोई स्वेलिंग आ गई, कोई कारण हुआ, पशु दर्द महसूस करता है, वृक्षण गर्म महसूस होते हैं, तो इसमें अगर क्रॉनिक है तो फाइब्रोज, कल मैंने समझाया था, फाइबर टाइप, रेशा टाइप जो है वो सेल अंदर की जो पूरी बन गई हुई है, जैसे हमने लिवर फाइब्रोसिस पढ़ा था, वह कैल्सिफिकेशन हो जाना, कैल्शियम का जमा हो जाना। वृक्षण आवास में संभोग मैथुन की इच्छा शक्ति पर कम असर पड़ता है, क्योंकि लेडिंग सेल्स पर इसका कम असर पड़ता है। तो आपको पता है कि ये जनन स्तर जो जर्मिनल एपिथेलियम है उन पे ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। तो स्पर्म का आकार व अवस्थाएँ अलग अलग जो होंगी, बाकी प्रक्रिया उसमें एज इट इज सेम रहती है, क्योंकि लेडिंग सेल जो है वो जिंदा हैं, सही हैं, तो वो अपना काम करते रहते हैं। वीर्य की जांच इस बीमारी का मुख्य निदान है। अब ये हमने स्पर्म के चित्र हैं, इनको हमने देख लिया था अच्छी तरह से, इनको आप ध्यान से पढ़ें। कई बार ये जो है वो पूछ लिया जाता है, ये किंक्ड एंड कोइल्ड मिडल पीस एंड टेल, किंक्ड एंड कोइल्ड मिडल पीस एंड टेल स्पर्म के बारे में जानकारी ली जाए। एबैक्सियल पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया, एबैक्सियल अटैचमेंट ऑफ मिडल पीस, ये मैंने आपको बता दिया था। एबैक्सियल, एक्सियल, सेंटर में जुड़ना मिड पीस का और एक साइड में जुड़ना हेड पे, तो ये एबैक्सियल का मतलब एक साइड में जुड़ा हुआ है।
एक्सियल अब एक्सियल आपने एनाटॉमी में अच्छी तरह पढ़ लिए हुए थे पहले। तो ये हमारे पास उपचार का इसमें हमने देख लिया था। अब आज हम इसमें ट्रीटमेंट के अंदर ये कल हम इसको नहीं पढ़ पाए थे, आज इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको देख लें। ट्रीटमेंट में टेस्टोस्टेरोन जो दवा है वो किन किन नामों से जो है वो मिलती है और कौन इसका मैन्युफैक्चरर है, डोज इसमें क्या क्या है। इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं ये और इनको ये इमरजेंसी ड्रग्स हैं। बड़े ध्यानपूर्वक बड़ी सावधानी से जांच करने के बाद में ये दी जाती है, यूँ ही नहीं दी जाती, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। अगर आपने कहीं एस्ट्रोजन बार बार जो दे दिया गाय को तो ओवरी जो है वो दिक्कत आ सकती है ओवरी के अंदर, और रिपीटर बन सकती है वो। क्योंकि ये हम पूरा आगे इस फीमेल जेनाइटेलिया के अंदर हम पढ़ेंगे इसमें, इसके बारे में, तो इसको बड़े ध्यान से देना पड़ता है। अगर टेस्टोस्टेरोन भी आपने ज़्यादा दिया तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मालिक आपको आके कुछ कह सकता है तो आपका वो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है वो। तो इसमें पहला है रीस्टोर मेस्ट्रोलोन 25 mg टेबलेट आती हैं रीस्टोर। अब इसमें समझ लो आपकी खोई हुई शक्ति को दोबारा लाना, रीस्टोर करना, इसके नाम से याद रखो कि भाई जो शक्ति लॉस कर दी उसने सेक्स पावर की, उसको रीस्टोर करना, दोबारा लाना, तो नाम से है रीस्टोर। तो 25 मिलीग्राम टेबलेट है। ब्राउन एंड बर्क जो है बनाता है 2 टेबलेट। ये PID होना चाहिए फॉर 1 मंथ फॉलोड बाय 2 टेबलेट बिसेंडाई फॉर 1 मंथ। 2 टेबलेट नहीं, ये फिर TID हो सकता है, ये मिसप्रिंट है, क्योंकि TID देने के बाद में फॉलो किया जाता है 2 टेबलेट BID। तो ये ऊपर जो है TID हो सकता है, क्योंकि फॉलोड तो बाद में जो है कम डोज से की जाएगी ना। 2 टेबलेट्स BID है फॉर 1 मंथ है, तो 2 टेबलेट TID फॉर 1 मंथ होनी चाहिए। इसके बाद में आता है सस्टानॉन 250 इन्फार्का है इंजेक्शन 1 ml इंट्रामस्कुलर एवरी 1 to 2 वीक देते हैं इसको। इन्फार्काई टेस्टानॉन 25 टेस्टोस्टेरोन के नाम से आता है, प्रोप्रियोनेट 25 mg पर ml है, तो 1 ml ये भी सेम। टेस्टेरोन डिपोट जैसे प्रोजेस्टेरोन में आते हैं ना डिपोट, इसी तरह से इसका नाम भी है टेस्टेरोन डिपोट 250 mg। जर्मन रेमेडी का है 250 mg इंट्रामस्कुलर एवरी 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 वीक के बाद में। एक्वायरोन 250 mg निकॉल्स का है 1 ml इंट्रामस्कुलर एवरी 2 to 3 डेज। तो ये हमारे पास दवाइयाँ थी टेस्टोस्टेरोन मेल के लिए। ये टेस्टोस्टेरोन प्रिपरेशन है, जब ये सर्विस नहीं देता गोदा या जोटा तो उसको जो है ये दी जाती है जांच करने के बाद। अब इसमें आता है वृक्षण की तंतुमय अवस्था, फाइब्रोसिस ऑफ टेस्टिस अगर हो गया, इसकी क्या अवस्था है। यह टेस्टिकुलर फाइब्रोसिस नामक रोग वृक्षण की सूजन और वृक्षण आवास की अंतिम अवस्था है, जिसमें लेडिंग सेल व सेमिनिफेस्टिब्यूल्स का परिवर्तन तंतुमय ऊतकों में हो जाता है तथा इसमें वीर्य पानी जैसा आता है जिसमें स्पर्म नहीं होते। अब इसमें लेडिंग सेल्स भी अफेक्ट हो गई, फाइब्रोसिस हो गया सारे का, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इसको स्लॉटर और यही इसका ट्रीटमेंट है। वृक्षण का कैल्सिफिकेशन, यह भी वृक्षण का हवास की आखिरी स्थिति है, इसमें भी वीर्य पानी जैसा आता है था, स्पर्म नहीं होते, उपचार कुछ नहीं।
ट्यूमर, यह बीमारी ज़्यादातर कुत्तों में होती है। इसका उद्गम इंटरस्टिशियल सेल, ये इंटेस्टाइनल नहीं है, ये इंटरस्टिशियल, ये आर लिखना भूल गया, इंटरस्टिशियल करो, आर लिखो इसमें। इंटरस्टिशियल सेल्स एस्टोली सेल व जर्मिनल उपकला से होता है। जर्मिनल जो एपिथेलियम है वहाँ से या सर्टोली सेल से होता है, या इंटरस्टिशियल सेल में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, इसमें से उठ सकता है। इसमें अधिक मात्रा में स्टीरॉयड हार्मोन्स का स्त्रावण अधिक मात्रा में होता है, जिससे कारण वृक्षण का आभास हो जाता है, स्टीरॉयड ज़्यादा बनते हैं। एपिडिडाइमिटाइटिस, एपिडिडाइमिटिस या माइटिस, अधिवृक्षण के सूजन को अधिवृक्षण शोष कहते हैं। ये जो जीवाणुओं के संक्रमण के कारण ब्रुसेल्ला अबॉर्टस, कॉर्निपायोजीन्स, स्ट्रोफाइलोकोकस, स्यूडोमोनाज, ओरिजिनोजा एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये जो है बैक्टीरिया कॉज करते हैं, प्रोटोजोआ कॉज करते हैं इसको एपिडिडाइमिटिस या माइटिस। वृक्षण के किसी भाग में चोट लग जाने से। ट्रीटमेंट, दर्द निवारक एंटीबायोटिक औषधियाँ, प्रजनन क्रिया से विश्राम। अब है प्रोस्टेटाइटिस, यानी कि प्रोस्टेट की सूजन, प्रोस्टेट ग्रंथि की। यह प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन है जो अधिकतर कुत्तों में वृद्ध अवस्था में होने वाली बीमारी है। कारण है कुछ जीवाणुओं जो अधिवृक्षण शोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे इस बीमारी के भी कारण बनते हैं। अधिवृक्षण शोथ, स्क्रोटम की सूजन। सिम्टम में पशु दर्द महसूस करता है, पेशाब करने में तकलीफ होती है, कुतिया की तरह झुककर पेशाब करता है। उपचार में एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर, जबकि एंटीबायोटिक इसमें कोई ज़्यादा असर नहीं करने वाली हैं, लेकिन अगर मान लो दी जाती हैं, अगर किसी प्रकार की इसमें सूजन उन बैक्टीरिया के कारण है तो ये ठीक हो जाती है। अब है सेमिनल वेसिकुलाइटिस, सेमिनल वेसिकुल्स ग्रंथि की सूजन। ये भी कारण यही है, ब्रुसेल्ला अबॉर्टस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरकुलोसिस, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलोकोकस, एक्टिनोबैसिलाई एंड कॉर्नी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हैं जो इस अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रजनन अंगों के अन्य भागों में संक्रमण हो जाने पर भी इस ग्रंथि में संक्रमण हो सकता है, जैसे एपिडिडाइमस में, वास डिफरेंस में, टेस्टिकल में और प्रीप्यूस में। तब भी इनके अंदर, चाहे वो प्रोस्टेट है, चाहे वो सेमिनल वेसिकल है, और चाहे वो अलग दूसरी ग्रंथि है, कॉपर ग्लैंड है, तो ये इन सब के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है तो वो आगे जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लक्षण, ग्रंथि आकार में बड़ी हो जाती है, दबाने पर दर्द महसूस, ग्रंथि के खंड महसूस नहीं होते, वीर्य में ल्यूकोसाइट्स की मात्रा बढ़ जाती है। ट्रीटमेंट में सेक्सुअल रेस्ट एंड एंटीबायोटिक। अब इसमें और कारण एक आता है, वो आता है इनब्रीडिंग। यह भी माना जाता है कि जहां अंतः प्रजनन पद्धति अपनाई जाती है तो निम्न विकार संभ्रम में आते हैं। अंतः प्रजनन से अप्रभावी जीनों की संख्या बढ़ती है, अप्रभावी जीन्स की संख्या बढ़ जाता है, उनके होने वाले सभी विकार की संभावनाएं बढ़ जाती है। जो हमने अप्रभावी जीन से दो हमने पढ़ी ना, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये जो एक तो नॉब्ड जो है वो स्पर्म, ये भी पढ़ा था अप्रभावी जीन के कारण है, और ये डायडम डिफेक्ट भी है अप्रभावी जीन के कारण, हमने पढ़ लिया, ये अप्रभावी जीन के कारण होते हैं। तो ये जो अप्रभावी जीन के कारण जितने भी होते हैं, तो ये इनब्रीडिंग के द्वारा, जहाँ इनब्रीडिंग होती है वहाँ ये संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। संख्या अतः उनके होने वाले सभी विकार की संभावनाएं बढ़ती है। उदाहरण है हाइपोप्लेसिया, नॉब्ड स्पर्मेटोजोआ,
और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स आदि इसमें आते हैं, ये इसने दे ही रखा है। अब सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल लिबिडो कम हो जाती है। सेक्सुअल डिजायर एंड सेक्सुअल लिबिडो कम हो जाती है। तो ये इसके जो है वो सिम्टम हुए। नर नपुंसकता के अन्य कारण, इन इतने कारणों के अलावा अन्य कारण भी हैं नर के अंदर नपुंसकता के, इनफर्टिलिटी के। स्टर्लिटी का तो कोई इलाज ही नहीं होता। अगर अब इनफर्टिलिटी में अलग से और कारण, इसमें नर पशु संभोग क्रिया में पूर्ण रुचि लेता है तथा वीर्य परीक्षण के आधार पर सामान्य होता है, लेकिन निम्न कारणों से नर पशु वीर्य का संकलन सही उचित स्थान सर्विक्स पर नहीं कर पाता, जिसके कारण से अंडे का निषेचन नहीं होता तथा नर पशु अपूर्ण नपुंसकता की श्रेणी में आ जाता है। पूर्ण ग्लास पेनिस में यूरेथ्रा का छेद छोटा व तिरछा तथा नीचे की तरफ होना। ग्लास पेनिस में आगे का भाग है ना, ग्लास पेनिस, उसमें यूरेथ्रा का छेद होता है। तो वो छेद जो है छोटा तिरछा, ये सही है। अगर ये तिरछा होगा तो सीमन जो है वो एजैकुलेट सामने सीधा नहीं होगा। अगर छोटा होगा तो भी पूर्ण तरह से एजैकुलेट नहीं होगा, और तिरछा या नीचे की तरफ होगा तो भी जहाँ सही डिपॉजिट होना चाहिए वहाँ नहीं डिपॉजिट होगा सीमन। यस। नर भेड़ में यूरेथ्रा का नेक्रोसिस हो जाना, गल जाना, उसका नेक्रोज्ड। नर भेड़ में यूरेथ्रा का नेक्रोसिस हो जाना, बाकी सारा कुछ सही है उसमें, लेकिन उसका यूरेथ्रा जो है वो गल गया। नर भेड़ में यूरेथ्रा में पथरी का होना, अगर मान लीजिए पथरी है तो ये उनसे कारण हट के कारण है। तो ये आज जो है हमने इस इनफर्टिलिटी को हमने पूर्ण रूप से, स्टर्लिटी में भी हमने देखा कि हमने इम्पोर्टेंसिया जनरंडाई और इम्पोर्टेंसिया कोंडाई जो हमने पढ़े। कोंडाई मैंने बताया था बाह्य जो है वो सारे सिम्टम आते हैं, और जनरल में अंदरूनी जो है वो तो आज हमने मेल इनफर्टिलिटी को पूरी तरह से समझा, कारणों को समझा, ट्रीटमेंट को समझा। तो आज जो है ये हमारा लास्ट, इसमें ये मिड टर्म का आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट है। तो इसको अब आप पूर्ण अपनी तैयारी करें, पढ़ें और एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।